Hello, aspirants. Good morning and welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today, the date is 23rd November. So, let's get started. All right, let's start from here, the world page. So, यहाँ पर फाइनली एक ट्रूस साइन हुआ है इसराइल और हमास के बीच, जहां पर इसराइल उनके कुछ प्रिजनर्स रिलीज करेगा और हमास उनके कुछ इसराइल के हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा। एंड मीडिएशन किया है कतर ने एंड यूएसए ने। क्या थोड़ा सा इजिप्ट का भी रोल है। कतर का रोल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे तालिबान हो या ये लोग हों। ओके, नाउ इसराइल एंड हमास एग्रीड ऑन ए सीज फायर। इसको सीज फायर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ फिक्स ड्यूरेशन के लिए हुआ है। सीज फायर इज लाइक जैसे हमारे यहाँ एलएसी एलओसी पे होती है, वो लंबी होती है। सीज फायर इन गाजा फॉर एटलीस्ट 4 days इन to let in aid and release at least 50 hostages captured by militants in exchange for at least 150 Palestinian jailed in Israel. दिस इज द फर्स्ट ट्रूस। 7 वीक हो चुके हैं इस वॉर को। ओके, मीडिएशन किया है कतर ने। दिस सीज फायर कुड बी एक्सटेंडेड इन फ्यूचर एज लॉन्ग एज मोर होस्टेजेस वर फ्रीड, और अराउंड 240 होस्टेजेस अभी भी हमास के पास हैं। अटैक कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 7 को। द रिजम्पशन ऑफ टॉक्स फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन। उम्मीद की जा सकती है कि अल्टीमेटली इस ट्रूस के बाद देयर शुड बी रिजम्पशन इन टॉक्स ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन। अब देखिए, क्योंकि इसराइल का एक सीधा गोल है कि दिस इज द टाइम दैट वी वांट टू डिस्ट्रॉय हमास कंप्लीटली। ठीक है, चलिए, अगर आप ये हमास को आपने कैप्चर डिस्ट्रॉय कर भी दिया, आपने पूरी गाजा स्ट्रिप को सीज कर भी लिया, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देगा। परमानेंट सॉल्यूशन तो टू स्टेट सॉल्यूशन से ही निकल के आएगा। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर होल ऑफ अरब वर्ल्ड प्लस इसराइल कि अब इसको इस मैटर को परमानेंट सेटल कर लो। ऐसे बार बार लड़ने से कुछ होने वाला है नहीं। ओके, दूसरा हिजबुल्ला। तो मोस्टली तो ये बेस्ड होता है लेबनान में, जो कि इसराइल के नॉर्थ में आता है। ये लेकिन इधर इराक में भी ये लोग कुछ ना कुछ अटैक करते रहते हैं यूएसए के बेस पर। ये तो यहाँ पर फिर यूएस के एयरक्राफ्ट ने भी इस इराकी हिजबुल्ला को अटैक किया है रिस्पॉन्स में। राइट, देन साउथ अफ्रीका में, नो लुक एट दिस। साउथ अफ्रीका में जो अपोजिशन था, पहले उसने शुरुआत की एक मोशन लाकर। ठीक है, साथ में जो गवर्नमेंट थी उसने भी साथ दिया, और इन सबने कहा है ये इसराइल के जो डिप्लोमेट्स हैं इनको घर भेज दो, एम्बेसी बंद कर दो, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन फिलहाल के लिए कट कर दो। क्योंकि गाजा में, ठीक है, हमास आपका टारगेट था, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमास मिलिटेंट्स को खोजने के चक्कर में आपने काफी सिविलियंस को मार दिया है, इंक्लूडिंग दी चिल्ड्रंस। पैलेस्टीन में कितने डेड हुए हैं अब तक? मोर देन 14,000। ओके, और इंजर्ड मोर देन 20,000। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीकन कंट्री ने, द मेजोरिटी ऑफ साउथ अफ्रीकन लॉ मेकर वोटेड इन फेवर ऑफ ए मोशन कॉलिंग फॉर क्लोजर ऑफ द इजरायली एम्बेसी एंड द कटिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज अंटिल इजराइल एग्री टू सीज फायर इन गाजा। द मोशन सपोर्टेड बाय रूलिंग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी एज वेल। ठीक है, जेनोसाइड का एक्यूजेशन लगाया इन्होंने, एंड जो बिसीज कर ली है टेरिटरी हमास मिलिटेंट्स को सर्च करने के चक्कर में। टू कंट्रीज डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैव विटनेस्ड राइज इन टेंशन। ना यूक्रेन को लेकर ना काफी बढ़ चुका है अब जो आपका यूरोपियन यूनियन है। ओके, फ्रांस भी ज्यादा फेवर में नहीं होता है, लेकिन जर्मनी फेवर में कि हम एड देते रहेंगे। यूएसए के लॉ मेकर भी डिवाइडेड हैं कि नहीं नहीं, अपन ज्यादा एड इसराइल को देते हैं, बट कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं, हम दोनों को दे सकते हैं, हम यूक्रेन को भी कंटिन्यू रखते हैं। पोलैंड है, वो कह रहा है हम नहीं देना चाहते अब, ठीक, हम मदद नहीं कर सकते यूक्रेन की। बट फिलहाल के लिए जर्मनी ने यहाँ पर और भी ज्यादा मिलिट्री एड भेजी है यूक्रेन के लिए, ऑलमोस्ट वर्थ $1.4 बिलियन। और अकेले यूएसए का जो मिलिट्री एड दिया गया है जब से वॉर स्टार्ट हुई, ऑलमोस्ट $44 बिलियन, बहुत होता है ये। पाकिस्तान ने अप्लाई किया है ब्रिक्स की मेंबरशिप को। वो उम्मीद कर रहा है कि चाइना तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, बट साथ में शायद रशिया भी सपोर्ट कर सके। राइट, नाउ पाकिस्तान अप्लाइड फॉर ब्रिक्स ग्रुपिंग। हमें पता है कि जो 6 न्यू मेंबर ऐड हुए थे अभी साउथ अफ्रीका में जो समिट हुआ था, उसमें 6 मेंबर, दैट इज अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी एंड यूएई। ठीक है, और मैंने इन सबका रेलेवेंसी बताया था, और मैंने ब्रिक्स एक्सपेंशन पर आपको मेंस 450 प्लस में वीडियो लेक्चर भी दे रखा है। दे विल फॉर्मली ज्वाइन ड्यूरिंग 24 समिट इन रशिया। ठीक है, उनकी ऑलमोस्ट एग्री तो हो गए सब लोग किन मेंबर्स को ज्वाइन करना है, बट फॉर्मली ये ज्वाइन करेंगे रशिया में 24 के समिट में। ताइवान, आई टोल्ड यू ताइवान और उसका रेलेवेंस स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू चिप एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्यों यूएसए कभी ताइवान को चाइना के ग्रैप में नहीं जाने देगा? तो यहाँ पर चाइनीज बॉम्बर फ्लाई क्लोज टू ताइवान। ओके, एक तो पहली बात तो ये है कि ये डेमोक्रेटिक है। ठीक है, मैंने आपको जब शॉर्ट में बताया था
चाइनीज सिविल वॉर, तो उसमें मैंने बताया था कि पूरा मेनलैंड चाइना माओ की आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, और जो चियांग काई शेक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो भाग के आ गई थी ताइवान में। ठीक है, तब से ये बन गया कम्युनिस्ट चाइना, जबकि ये ताइवान है अभी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑलराइट, ताइवान या चीन ताइपे कहते हैं, पर चाइना कहता है नो, देयर इज ओनली वन चाइना पॉलिसी। और हमारा जो मेनलैंड चाइना है वही असली चाइना है, ये ताइवान सिर्फ हमारा पार्ट है, इसको आप अलग से रिकग्निशन नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी वर्ल्ड की कंट्री ताइवान को अलग से इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखती। ठीक है, बट ताइवान जानता है यूएसए का सपोर्ट उसके पास है, इसलिए वो ऐसा डरता भी नहीं है यूएसए चाइना से ज्यादा। Now, Taiwan again reported Chinese military activity around the island, with 11 aircraft crossing the sensitive median line of the Taiwan Strait, democratically governed Taiwan, which China claims as its own territory. उसी तरीके से फिलीपींस फिलीपींस भी एक अलाई है यूएसए का, तो वो भी नहीं डरता चाइना से कि हमारे पास है यूएसए का सपोर्ट। ठीक है, साथ में ये वियतनाम एंड मलेशिया को भी अपने साथ एनकरेज करता है कि हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे तो बेटर होगा साउथ चाइना सी में कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करने में। US and Philippines conduct their joint air and maritime patrols in the South China Sea only about 200 kilometers, just 125 miles from Taiwan. एक माइल होता है अराउंड आई थिंक 1.4 किलोमीटर समथिंग। नाउ ये टॉपिक देखने में तो लगता है यार कि ज्यादा काम का नहीं है हमारा, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में यूपीएससी आपको यहीं से पॉइंट्स उठाता है। देखिए, गयानास एसिक्यूबो रीजन, अब इस नाम को याद रख लो। वो देता है ना आपको प्रीलिम्स में, मैच द फॉलोइंग में फलाना रीजन किस कंट्री से न्यूज में था, ओके, या क्यों न्यूज में था। तो ये रीजन गयाना का है, बट वेनेजुएला इसको डिस्प्यूट करता है क्योंकि टेरिटरी काफी बड़ी है, ग्रीस से बड़ी है, एंड इट इज रिच इन ऑयल एंड मिनरल्स। राइट, तो ये दोनों कंट्रीज के बीच एक डिस्प्यूटेड रीजन है, ऐसे क्यूबो रीजन, प्लीज याद रखिएगा। ऐसे पहले मैंने आपको कई चीजें बताई, और देखिए लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स हुआ ना उसमें ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो इंटरनेशनल रिलेशन या मैप बेस्ड थे। ठीक, तो नेग्लेक्ट मत कीजिए इन छोटी छोटी चीजों को, याद रखिए, आएगा एग्जाम में। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे आती है दोनों कंट्रीज। यहाँ पे वर्चुअल समिट हुआ था G20 का ही, तो उसमें इंडिया ने वेलकम किया 4 day सीज फायर टू अलाउ द रिलीज ऑफ 50 हॉस्टेजेस। This is the first major diplomatic breakthrough and pause in the fight since the war began after Hamas attacked Israel on October 7. ठीक है, पीएम was addressing G20 वर्चुअल समिट। अब यहाँ पर एक यूके से एक न्यूज निकल के आई है जो कहता है कि यूएस थॉटेड द प्लॉट टू किल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एंड वार्नड इंडिया। मतलब इस आदमी को भी, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, इसको भी असैसिनेट करने का प्लॉट ऑलमोस्ट इंडिया ने बना लिया था, बट यूएसए ने इसको थॉट कर दिया एंड साथ में वार्निंग भी दी इंडिया को कि अमेरिकन सॉइल पर आप ऐसा कुछ करने की गलती मत कीजिएगा। आपने एक किलिंग ऑलरेडी आप कर चुके हो कनाडा में, जैसा कि उनके प्राइम मिनिस्टर का कहना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चली रही है। Okay, Canadian Prime Minister Justin Trudeau alleged that Canadian security agencies were probing credible allegations about potential link between Indian government agents and killing of Khalistani separatist Hardeep Singh Nijjar. Right? However, इंडिया ने रिजेक्ट किया था इसको, बट इस बार जब ये यूएसए की तरफ से वार्निंग आई है तो इंडिया कह रहा है ठीक है, हम इस कंसर्न को सीरियसली देखेंगे, इस पॉइंट को। नो, अब कनाडा के साथ हमने सारी अपनी वीज़ा सर्विसेज ख़त्म कर दी थी, बट फिलहाल के लिए हमने कुछ लिमिटेड ई वीज़ा सर्विसेज रिज्यूम किए। Okay, 2 months after suspended visa regime in Canada, Indian e-visa facility is restored in limited categories like entry visa, business visa, medical visa, conference visa. Okay, so this is a de-escalatory move. देखते हैं चीजें नॉर्मल होती है नहीं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर ये जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है ना, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है ये, कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर दीपक मिश्रा थे, ओके, तो द रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट मिस्टर दिवाकर said that order for his transfer from Chhattisgarh High Court to by the collegium led by then Chief Justice of India Deepak Mishra was issued with all intention to harass him. तो हमेशा जुडिशरी की जो भी ये अपॉइंटमेंट्स होती हैं या ट्रांसफर्स होते हैं एक हाई कोर्ट से दूर, ये बहुत ओपेक होते हैं यार। कॉलेजियम डिसाइड कर लेता है किस बेसिस पे करता है, नो वन नोज। और इन्होंने बहुत अच्छा पैरेलल भी ड्रॉ किया है कि 1975 में इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम 16 जजेस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट वर ट्रांसफर्ड बाय एग्जीक्यूटिव डिसीजन इन वन गो। ठीक है, ये इमरजेंसी की बात है जब हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी की जुडिशरी के साथ बनती नहीं थी, बट यहां देखिए कि 24 जजेस आर ट्रांसफर्ड इन वन गो। तो अब तो इमरजेंसी भी नहीं है, ऐसा कोई कंफ्लिक्ट भी नहीं है जुडिशरी और गवर्नमेंट में, फिर क्यों हो रहा है ये। ठीक है,
उस टाइम पे जुड़ी इमरजेंसी होते हुए भी सिर्फ 16 जजेस की ट्रांसफर हुई, यहाँ 24 जजेस की ट्रांसफर आप एक ही साथ कर रहे हो। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि जब एक बार 5 जजेस मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस केस एलोकेशन इस बेसिस पर कर रहे हैं कि किस जज का टिल्ट किस तरफ होता है। एंड दीपक मिश्रा, दिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, he was the same person who gave Ayodhya judgment and some other judgments which went in favor of government, and then he took a Rajya Sabha seat immediately after retiring. ये जो भी है ये सेंटर, इसमें जरा एक चीज देखिए कि मैं का रेगुलेशन कितना है, कितना पुअर है। एक 35 ईयर ओल्ड लेडी की डेथ हो जाती है गलत एनेस्थीसिया देने से, ठीक है, और फिर दिल्ली मेडिकल काउंसिल क्या करता है, सिर्फ इनको मेडिकल रजिस्टर से सस्पेंड कर देता है फॉर 7 डेज। आई मीन सीरियसली इतनी छोटी पनिशमेंट से बच के निकल गए आप। चलिए गाजा वॉर, वही जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है दैट हाँ हमारे क्या है, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म फर्स्ट थिंग, बट साथ में ये भी कहा कि किलिंग ऑफ इनोसेंट्स, ये जो बच्चों की डेथ हुई है bombardment में, ड्रोन अटैक में, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। Humanitarian assistance must be provided readily, effectively and safely. Fourth, agreement on humanitarian pause and release of hostages, जो कि अभी हुआ है। Fifth, the two-state solution is the permanent solution. इंडिया का स्टैंड अभी भी वही है। रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इज नेसेसरी, और मैंने आपको कल पॉइंट्स दिए भी थे कि इंडिया के लिए क्यों जरूरी है कि वेस्ट एशिया में पीस बना रहे। नेक्स्ट इज डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली मीन्स टू सॉल्व जियो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट, और हम भी चाइना के साथ वही कर रहे हैं ना, कल भी समझाया था मैंने आपको पूरा ट्राइंगल बनाकर। द इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द वेस्ट एशिया रीजन कंसर्न अस ऑल, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल समिट, इंडिया विल होस्ट ए ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनरशिप समिट नेक्स्ट मंथ। ओके, हम होस्ट करने वाले हैं, और मैंने आपको शुरू से कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूएसए के साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इवन ग्लोबल लेवल पर कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स इसके लिए प्रिपेयर करने चाहिए ताकि इसका मिसयूज ना किया जा सके। ठीक है, ये कोई एक कंट्री की बात नहीं है, ये ग्लोबल लेवल की बात है। ओके, और हम बाहर नहीं रहना चाहते इन रूल मेकिंग प्रोसेस, वी शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। राइट, तो अच्छी बात है कि हम लोग ये समिट होस्ट करने वाले हैं। मोदी said that negative use of AI is a causing concern and it should be used responsibly. Calling for work on global regulation of AI, he said deepfake poses danger to society and individuals. इसमें आप वो कोट कर सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि उन्हीं का गरबा करते हुए वीडियो डीपफेक से बनाया गया जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। He also proposed setting up a social impact fund. Now this is also important. Social impact fund बनाना चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और डीपीआई क्या है इसको मैं आपको पूरा सेपरेटली एक मेंस 450 प्लस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, डीपीआई के बारे में, क्योंकि मुझे भी लगता है कि काफी प्रोबेबल क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए। इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ही सेड इंडिया विल कंट्रीब्यूट $25 million टुवर्ड्स दिस फंड इनिशियली। और हमने अपने G20 समिट को ऑलमोस्ट पीपल्स G20 बना दिया था। यहाँ पर 5 I अलायंस, ये पहले भी हम देख चुके हैं, कौन है इसके मेंबर, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। इसलिए कनाडा ने ये जो इंडिया पे एलिगेशन लगाए कि डेथ इन्होंने किलिंग की है, तो उसको उन्होंने शेयर किया सबके साथ, यूएस के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। क्यों? क्योंकि उनका अलायंस है कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे आपस में। चलिए, ये सब तो इलेक्शन चल रहे हैं तो उसकी न्यूज आती रहती है। ठीक है, ये सेडिशन को ना इसने अपहेल्ड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इन 1962 इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में। ठीक है, तो इसको दोबारा चैलेंज किया गया है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। तो कोर्ट वैसे गवर्नमेंट का कहना सही था कि हम वैसे आईपीसी को रिप्लेस करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता से। ठीक है, तो हमने सेडिशन को हटाकर लेकिन उसके सिमिलर कुछ नए प्रोविजंस इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप सुनवाई टाल दीजिए, बट कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, हम जनवरी में सुनवाई करेंगे, हम नहीं टाल रहे। ठीक है, यहाँ पे पंजाब में फार्मर्स फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिमांडिंग एन इंक्रीज इन अशोर्ड प्राइस ऑफ शुगर केन। पॉलिटिकल न्यूज है। ठीक है, ये एक अच्छा स्टेप है पंजाब की तरफ से कि अग्निवीर स्कीम क्या है कि आपको 4 साल बाद कुछ 25% लोगों को रखा जाएगा परमानेंट और बाकी को रिलीज कर दिया जाएगा आर्मी में। ऑलराइट, तो अब ये जो बाकी के 75% वापस आएंगे, ठीक है, 4 साल की सर्विस के बाद, तो इनके लिए 20% रिजर्वेशन दिया जा सकता है इन दी स्टेट पुलिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ मिलिट्री सर्विस। क्योंकि बच्चों का कंसर्न था कि 4 साल बाद आप हमसे कह रहे हो आप नए लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। राइट, तो अगर आप 17 में ज्वाइन करते भी हो, 4 साल बाद आप 21 की होकर बाहर आते हो, तो फिर उसके बाद 21 में तो लोग ग्रेजुएट होकर फिर जॉब सेक्टर में जाने लगते हैं। ठीक है, वहां पर आके एक नया स्टार्ट करना,
थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो बच्चों का कंसर्न भी जेन्युइन था। तो ये अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि 20% रिजर्वेशन हम दे सकते हैं इन पुलिस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो वेल डिसिप्लिन होंगे, ट्रेंड होंगे, एक्सपीरियंस होगा, तो किया जा सकता है। तो इसको आप ऐसे एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, कभी अग्निवीर को लेकर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो। गवर्नमेंट ने अपने कुछ व्हीकल्स, ओल्ड फाइल्स और जो भी सामान बेचती है, तो उससे कुछ 550 करोड़ रुपीस गार्नर किए हैं। अगेन नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू, इसको छोड़िए अभी। ऑलराइट, सीज दी ट्रूथ, हमास वाला। ठीक है, 2 आर्टिकल इसी से रिलेटेड हैं। ऑलरेडी काफ़ी बातें कर चुके हैं इसके बारे में, तो हम जल्दी से बस क्विकली इसको देख के आगे बढ़ जाएंगे। दिस इज ए ह्यूमैनिटेरियन पॉज, इट इज़ नॉट ए सीज फायर। सीज फायर नहीं है, सिर्फ एक पॉज है 4 दिन का। ओके, क्योंकि साइन करने के बाद भी एयर स्ट्राइक कंटिन्यू रखी है इसराइल ने। सिर्फ 4D की विंडो दी, आप मेडिकल एड, सप्लाई, एसेंशियल पहुंचा लीजिए लोगों तक। It was brokered by Qatar, US, and Egypt. It required a cessation of violence and an exchange of 50 Israeli hostages held by Hamas in return for release of Palestinian prisoners in Israel. Qatar has influence with Hamas and Egypt. ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं. India must do all it can for those suffering in Gaza in terms of aid, supplies, as well as broker a solution. First, humanitarian and cessation of hostilities. Second, both terrorism and military attacks on civilians must stop. And finally, two-state solution that ensures security for Israel and sovereignty of Palestine. बस ये 3 ही तरीके हैं आपके पास. First, second, and finally the two-state solution. Hamas must realize that the cycle of violence it began only serves to further devastate the lives of Palestinians. ये हमास ने जो किया उससे सफरिंग किसकी बढ़ी ज्यादा? इसराइल का ज्यादा कुछ नहीं गया, बट पैलेस्टीनियन लोगों का काफी कुछ चला गया। ये भी इसराइल से रिलेटेड है। कॉल इट ए सीज फायर और ए पॉज और ए टेम्पररी लुल इन दी एक्टिव हॉस्टिलिटी। 4 डे सीज फायर, रिलीज ऑफ 50 सिविलियंस। अक्टूबर 7 से स्टार्ट हुआ था सब कुछ। मोस्ट आर इजरायली सिटीजन्स और डिवेल नेशनल्स। Israel seems to have identified around 300 persons who are not accused or convicted of violent crimes. अच्छा, पहले तो एक बात ये याद रखिएगा कि वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ है इसराइल में, ठीक है, इंडिया में नहीं है। हमास ने क्या डिमांड किया है? दैट Israel should give an assurance against using drone over the Gaza Strip for up to 6 hours daily. Israel is insisting that International Committee of Red Cross should have access to all hostages in the Gaza Strip. Biden administration has exerting considerable political pressure upon Benjamin Netanyahu and Qatari Amir to secure the hostage deal, ताकि hostages को रिलीज किया जाए, क्योंकि इसराइल की डिमांड वही है, पूरे hostages हमारे रिलीज कीजिए, तब तक वो बम्बार्डमेंट चालू रखेगा। Again, now Qatar, which emerged as a chief patron of militant Palestinian group. In October 2011, ऐसा नहीं कि पहली बार hostages का exchange कर रहा है इसराइल, नहीं, ऐसा नहीं है। October 2011 में भी Israel had freed 1027 Palestinian prisoners, including some convicted for terrorism, to secure the release of former soldier Gilad Shalit, who was kept hostage by Hamas for over 5 years. See, वो अपने एक एक सोल्जर का ध्यान रखता है, एक एक सोल्जर की भी जान की परवाह करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, एक आदमी के बदले हम नहीं छोड़ेंगे। Palestinians have lost over 11,000 persons and Israel has lost 66 soldiers. There is dissent within Israel over the swap deal. क्योंकि स्वैप डील कवर कर रही है सिर्फ 50 लोगों को, जबकि वहां पर 240 हॉस्टेजेस हैं इसराइल के। ठीक है, वाइल द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ हॉस्टेजेस इन गाजा स्ट्रिप इज 2040। तो ओब्वियसली पॉलिटिकल वो तो है ही लोगों में आपस में। हमास हैज बीन क्लेमिंग दैट सम वर किल्ड इन इजरायली ऑफेंसिव, कि आपने जो बम्बार्डमेंट किया उसमें आपके ही कुछ लोग जिनको हमने हॉस्टेज रखा था वो भी मारे गए। नाउ देयर आर मास प्रोटेस्ट इन वेस्टर्न कैपिटल्स, ठीक है, यूएस से लेके यूके, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह हुए हैं। इवन हमारे यहाँ भी केरल में हुए थे। Mass protests in several Western capitals proved insufficient to alter ground realities. Hamas was fighting for the Gaza Strip, not even for all the Palestinians. The temporary, perhaps fragile ceasefire will not end the round of conflict. Ending the conflict without destroying or defeating Hamas will be politically untenable for Netanyahu. Operation Al-Aqsa flood, more death. Now, अब करें तो फिर क्या करें? तो there should be greater humanitarian assistance to Palestinian. फर्स्ट थिंग, ठीक है, गाजा स्ट्रिप में। सेकंड, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ऑफ हमास, कि आपने क्यों अटैक किया। ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेस्ट बैंक बेस्ड पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी इन द गाजा अफेयर। अब देखिए, इसराइल का अगर मैप हम ऐसा कुछ देखें तो ये वाला जो रीजन है इधर साइड का, ठीक है, वो कहलाता है वेस्ट बैंक और ये कहलाता है गाजा स्ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पर रूल करती है PLA, पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी, ठीक है, या उसको आप कहते हैं पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। तो ये रूल करती है, तो दिस शुड हैव सम अथॉरिटी ओवर दिस रीजन, क्योंकि दोनों मिलकर ही पैलेस्टीन कहलाते हैं।
ठीक है, बस सेपरेटेड हैं दोनों, बट दोनों कहलाते हैं। यहाँ पे हमास ने इलेक्शन जीत लिए थे 2006-7 में, ठीक है। तो इनकी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी बननी चाहिए, और साथ में ये जो पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी है, it should have some involvement in management of this West Bank. Concerted international efforts for reconstruction, greater security to Israel, especially along the Gaza border, and above all, tangible movement towards two-state solution. और ये पूरी जो हिस्ट्री है इनकी लड़ाई की, जितनी वॉर हुई आज तक, ये सब मैं मेंस 450 की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। Given the unpredictable nature of the region, nothing is certain until it actually happens. अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिखे ना, बहुत अच्छे लिखे हैं, इसको जरूर अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा। Just read this. Great nations and wise leaders of great nations do not remain prisoners of the past. All right, wonderful point. They resolve problems inherited from the past by finding enduring solutions that prevent the recurrence of those problems and march ahead to cross new horizons of greatness and glory. Right. Wise leaders Wise leaders do not go on ruminating on the past weaknesses of their nation. ठीक है, जो कि अभी ये खुद भी बोलेंगे आगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर करते रहते हैं, बीजेपी करती रहती है। Wise leaders do not go on ruminating on the past weaknesses of their nation, and they certainly do not waste their precious time villainizing their predecessors in bid to project their own superior strength. ठीक है, ये बोल रहे हैं कंटेक्स्ट में कि कैसे आज की रूलिंग पार्टी जवाहरलाल नेहरू को ब्लेम करती रहती है 1962 के ब्लंडर्स के लिए। Now, this current government more interested in showing Jawaharlal Nehru, India's first prime minister and a hero of freedom struggle, as खलनायक। ये इसलिए वो शुरू के जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, एक वाइस मैन के लिए, एक अच्छे लीडर के लिए बहुत अच्छी बातें लिखी हैं वो। ये एक्चुअली क्या था कि जो पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया का, आपने सुने होंगे दोनों टर्म, मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन, इन दोनों की वजह से ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट इमर्ज हुआ। तो कॉलोनियल लेगेसी थी, देयर वर म्यूचुअल सस्पिशंस। क्यों? क्योंकि चाइना में ऑलरेडी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी। ओके, और कोल्ड वॉर का टाइम था, ऑलरेडी डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म, कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिज्म, ये चल रही थी आइडियोलॉजिकल वॉर। म्यूचुअल सस्पिशन, द डेवलपमेंट्स इन तिब्बत लीडिंग टू दलाई लामा सीकिंग एक्साइल इन इंडिया, एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन विच यूनाइटेड स्टेट्स स्टिच अप एंटी कम्युनिस्ट मिलिट्री अलायंसेस टू कंटेन बोथ सोवियत यूनियन एंड चाइना। ठीक है, ये सारे फैक्टर थे जिस वजह से वो चाइना इशू को नेहरू जी ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। आज जैसी सिचुएशन नहीं थी। जो लोग भी नेहरू जी या इंदिरा जी के दौर को कंपेयर करते हैं आज से, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कोल्ड वॉर के टाइम पर एक न्यूट्रल रहना, एक बैलेंस बना के चलना कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक के बीच में, वो आसान नहीं था तब के प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। माओ वाज द लीडर ऑफ चाइना, ठीक है। ही आल्सो शोड लैक ऑफ पेशेंस, एंड जवाहरलाल नेहरू आल्सो शोड द लैक ऑफ फर्मनेस इन द लीडरशिप। नाउ अब 1960 में जो माओ का भेजा हुआ था, ठीक है, उसने ऑफर किया था एक पैकेज डील कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए चाइना का कंट्रोल ओवर अक्साई चीन, और हम एक्सेप्ट कर लेंगे आपका कंट्रोल ओवर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बट नेहरू जी रिजेक्टेड दिस, और कोई भी करता वो रिजेक्ट, ठीक है। बट बात यह है कि आज भी हालात वही हैं, अरुणाचल हमारे पास है, अक्साई चीन उनके पास है। चाहे आप वॉर लड़ लो, गलवान वैली जैसे इंसिडेंट्स हो जाएं, बट रियलिटी तो यही है। और ये पॉसिबल नहीं है कि ये इतने बड़े दो देश, न्यूक्लियर पावर नेशन, वॉर पे जाएं इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ, ठीक है, और कोई एक इनमें से विनर होगा, नहीं होगा, कोई नहीं होगा दोनों में से, दोनों को अच्छा खासा नुकसान होगा। ओके, बट इवन टुडे दिस पैकेज डील रिमेन्स द ओनली सॉल्यूशन। नाउ देयर इज लॉस ऑफ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी टू चाइना। अब देखिए, पहले तो चाइना से ये कहता था, ये पैकेज डील थी जो कि हम अक्साई चीन रख लेते हैं, आप अरुणाचल रख लीजिए, लेकिन अब उसका वो और ज्यादा असर्टिव हो गया है। अक्साई चीन के साथ वो कहता है अब अरुणाचल में ये जो ऊपर वाला एरिया ना, तवांग वैली जिसको हम कहते हैं, वो भी हमें दो। ऑलराइट, उसकी 5 फिंगर अप्रोच अगर आपने पढ़ी हो, इसके बारे में ना दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। एक तो 5 फिंगर अप्रोच वाला चीज सर्च कर लेना, और दूसरा पुश एंड शोव स्ट्रेटेजी। 5 फिंगर स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, उसमें ये कहता है कि चाइना की ही हाथ की 5 उंगलियां हैं ये सब, ठीक है। तिब्बत, जिनजियांग रीजन, उसके बाद ये अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, और आपका अक्साई चेन, और उधर आपका ताइवान। ये 5 फिंगर्स, ये हमारा ही रीजन है जो हमसे सेपरेट नहीं कर सकते आप, ठीक है, वो हम लेकर रहेंगे। दूसरा पुश एंड शोव स्ट्रेटेजी। पुश एंड शोव का मतलब ये होता है कि जो चाइना बार बार घुसपैठ करता है ना, कि क्या करता है, एक दो दो स्टेप आगे आएगा, ठीक है, आपको उकसाएगा, फिर नेगोशिएशंस करेगा आपके साथ,
कि चलिए बैठ के नेगोशिएट करते हैं, और फिर आप भी उसके साथ नेगोशिएशन पे आ जाते हो, जबकि वो दोनों स्टेप आपकी टेरिटरी में अंदर आया है, और उसके बाद क्या करेगा, एक स्टेप बैकवर्ड ले लेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो यहाँ तक का एरिया गेन कर चुका होता है, जो कि उसकी टेरिटरी यहाँ तक थी। एक स्टेप आगे आया, दो स्टेप आगे आया, फिर यहाँ पे आपने रोका और उसने कहा चलो नेगोशिएट करते हैं। फिर आप नेगोशिएट करते हो, आप भी कुछ एग्री करते हो, और फिर वो एक स्टेप पीछे ले लेता है, कहता है देखिए हमने नेगोशिएशन मान लिया, अब आप भी मान लीजिए। तो इसे कहते हैं पुश एंड शोव से, ऐसे कर करके वो स्टेप बाय स्टेप दूसरे की टेरिटरी कैप्चर करता है। दिस इज कॉल्ड एज पुश एंड शोव स्ट्रेटेजी, एंड वो 5 फिंगर अप्रोच उसका। ठीक है, उसके बाद वन चाइना पॉलिसी, वो यही सब है आपका। हांगकांग मेरा है, ताइवान मेरा है, ओके, तिब्बत मेरा है, अक्साई चेन अरुणाचल प्रदेश और जिंजियांग प्रोविंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों चीज प्लीज अपने आंसर में मेंशन जरूर करना कभी भी। इसी तरह के वर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाते हैं चेक करने वाले के लिए, और फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसमें। Now, the new war between India and China both would face disastrous consequences and neither would emerge victor. Since this is unalterable reality, ना हम उन्हें अक्साई चीन से निकाल सकते हैं, ना वो हमें अरुणाचल प्रदेश से। ये रियलिटी है। So first thing they need to do is convert the LAC into line of assured control. एक बार assured कर लो, ये रही लाइन, अब कोई ना आगे आएगा ना पीछे धकेलेगा किसी को। So that there can never be again a military conflict like गलवान में जो हुआ। Second, create a popular and political consensus in their respective countries for an early permanent resolution of boundary dispute. ठीक है, अब मतलब आप अपोजिशन पार्टी, जितनी पार्टी से आपके पार्लियामेंट में बैठी हैं, उन सबको साथ लेकर कि चलिए एक एक कंसेंसस बनाते हैं कि चाइना के साथ कैसे डील करना है। क्या हम इस एलएसी कोई परमानेंट बॉर्डर डिमार्केट कर दें? कि लेकिन वो करने के लिए एक विजन चाहिए, एक बड़ा दिल चाहिए, एक लीडर को, जवाहरलाल नेहरू जैसा, कि जो पॉलिटिकल पार्टी साथ रहे। अंबेडकर जी चुनाव हार भी जाते हैं, उसके बाद भी उनको अपने कैबिनेट में ले आए कि नहीं आपकी जरूरत है देश को। आप जैसे आदमी चुनाव हार सकते हैं, लेकिन आपका टैलेंट खराब नहीं है, वो देश के काम आएगा। वो बड़ा दिल चाहिए। बट यहाँ तो जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो ब्लेम करते रहते हैं कांग्रेस को हर गलती के लिए। इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये किया। जो भी रीजन हो, पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए या सामने वाले को विलन दिखाना है या अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है। दैट इज थिंक इसकी पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना होगा सभी पार्टीज को, तभी आप इंटरनेशनल लेवल की कोई डीलिंग कर सकते हो अच्छे से। Right now, it's time for them to craft a bipartisan policy on how India and China can revive their civilizational wisdom. ये कांग्रेस और बीजेपी को कह रहे हैं, दो सबसे बड़ी पार्टी को। Okay, they should devise a bipartisan policy on how India and China can revive their civilizational wisdom to promote mutual trust, stop the costly arm race, military buildup along the LAC, become good neighbors, cooperate in mutually beneficial and people-oriented development, and act as partners in शेपिंग ए न्यू एंड बेटर वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, और जो हम लोग कहते हैं कि 21st सेंचुरी शुड बी एन एशियन सेंचुरी, तो वो तभी हो पाएगी जब इंडिया और चाइना एक साथ होंगे। या आप वो भी टर्म यूज कर सकते हो जहां पर हम लोग कहते हैं कि व्हेन इंडिया एंड चाइना स्पीक इन वन वॉइस द वर्ल्ड लिसन टू इट। राइट, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। ओके, घोल फिश कल हमने देखा था, इसको क्या मिला है, स्टेट फिश ऑफ गुजरात। ठीक है, दो दो रीजन है इसको स्ट्रीट फिश बनाने के। ठीक है, इसका एक और नाम है ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, यूनिकनेस बहुत ज्यादा है। यूनिकनेस यानी कि बहुत रेयरली पकड़ में आती है, इतनी आसानी से नहीं आती। ठीक है, पर्शियन गल्फ से लेके पैसिफिक ओशन तक मिलती है। इसका जो ब्लेडर होता है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो बहुत अच्छी। द फिश हैज ह्यूज मार्केट इन चाइना एंड अदर कंट्रीज। ए लॉटरी फॉर फिशरमैन। इट नॉट ओनली टेस्ट गुड बट इट इज कंसिडर्ड एज a delicacy and for medicinal purposes as well. Fish is exported as frozen fillet, खासकर इसका ब्लेडर। ठीक है, चाइना हांगकांग में बहुत डिमांड है, देयर इज हाई डिमांड फॉर इट्स मेडिसिनल वैल्यूज। अगर हम सिर्फ फिश को बेचेंगे ना तो 5000 to 15,000 पर केजी जाती है, लेकिन अगर हम इसका ब्लेडर ड्राई एयर ड्राई करके बेचते हैं तो 25,000 पर किलोग्राम तक का मिलता है आपको एक्सपोर्ट में। ठीक है, ये सब पॉलिटिकल नीड्स है, इनको छोड़िए, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, यहाँ पर इन्होंने कहा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द G20 रोड मैप फॉर क्रिप्टो एसेट्स। तो इन्होंने कहा है कि IMF, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, FATF ये रेगुलर अपडेट करते रहेंगे G20 मेंबर नेशंस को कि क्रिप्टो एसेट्स को लेकर हम क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं। दो देयर इज नो टाइमलाइन येट फॉर कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप बट द अर्ली फेज ऑफ नेक्स्ट प्रेसिडेंसी। IPF कल ही मैं आपको बता चुका हूँ, 4 पिलर है, 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आई थिंक अब तक आपको याद हो ही गए होंगे चारों पिलर्स के नाम। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ट्रेड वाला पिलर है जो इंडिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि वो कह रहा है यार इसमें हमारे को बेनिफिट अभी क्लियर दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा और नुकसान हो जाएगा, हमें और उल्टा इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ, क्योंकि हम ट्रेड में उतने कॉम्पिटेटिव नहीं है। पिलर 2, 3, 4 हम ज्वाइन कर चुके हैं। ओके,
बाकी ये वाला हमने ज्वाइन अभी नहीं किया है। चारों पिलर कौन से हैं? ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी, यानी कि टैक्स और एंटी करप्शन वाले मेजर्स। Okay, that's it for this session. Okay, I would like to show you one thing about this Telegram channel. Okay, see, I post questions here and which are really important thing. Okay, don't miss on those things. Like जैसे ये है कि what is Odonata, मैं आपको यहाँ पर विद प्रूफ फ्रॉम न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग, ओके, उसके साथ पोस्ट करता हूँ। सो प्लीज़ हर चीज़ वीडियो में या ऐसे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, सो टेलीग्राम ग्रुप को मिस आउट मत कीजिएगा। ओके, सेकंड इज जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे यहाँ पर जो वो मिले थे, टाइटेनियम टैंटेलम मिला था। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा बैक एंड रिसर्च करना जरूरी रहता है, क्योंकि आपका जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन उठाएगा न्यूज़पेपर से, बट उसमें कुछ ऐसा पॉइंट जरूर डालेगा जो न्यूज़पेपर में नहीं होगा। तो उसी तरीके से एक था, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ओर ऑफ टैंटेलम फ्रॉम विच इट इज एक्सट्रैक्टेड, ये न्यूज़पेपर में नहीं दिया था, बट टैंटेलम न्यूज में था। ओके, सो कॉल्टन इज दी ओर जिसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको। सो इस तरह की बैक एंड रिसर्च करना ज़रूरी है आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स को टैकल करने के लिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।